गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स। ओके, सो लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, ऑल द विटामिन्स ए बी सी डी और ग्रुप ऑफ विटामिन्स बी. Now today we are going to study the minerals, major minerals and traces minerals. So if we talk about the minerals, it's just an element which is essential for our body. It's work as a regulatory process. They are very important for normal regulation and growth and development of the body. Mainly they do not provide energy, but they are important for the regulation, every kind of regulatory process. If we divide the mineral into two parts, right? So one is major minerals और another is traces, जो कम अमाउंट में चाहिए रहते हैं. मेजर मिनरल्स में क्या आएगा? मेजर मिनरल्स में आता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना. और ट्रेसेस में क्या आता है? आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीशियम. एक मिनट, मैग्नीशियम इसमें भी है. लेट्स सी, इसमें नहीं होगा फिर. मोलिबेडियम, सेलेनियम, निकल, सिलिकॉन, टिन, ये सारे क्या हैं? ट्रेसेस मिनरल है. मेजर मिनरल्स क्या है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. ये याद रखना है आपको. नाउ वी विल लुक वन बाय वन एवरी मिनरल्स, देयर इंपॉर्टेंट, देयर रिक्वायरमेंट इन द बॉडी, ओके, देयर फंक्शंस, deficiency disease, everything. First let's start with the calcium. The very important mineral and the most important minerals in our body, that is calcium. कैल्शियम की बात करें तो हमारे टोटल बॉडी वेट का, कितना होता है? ये 1.5 to 2% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट. आपका सपोज 100 kg बॉडी वेट है तो 1.5 to 2 kg वेट कैल्शियम का होगा ऑफ टोटल बॉडी वेट. ठीक है. कैल्शियम से होता है. जनरली हमारी बॉडी में एवरेज कैल्शियम कितना कंटेंट होता है? एवरेज 1200 ग्राम. इन एवरेज एडल्ट इन आवर बॉडी 1200 ग्राम कैल्शियम इज कंटेंट. और उसमें से टोटल में से, ये 1200 ग्राम में से 98% बोन में होता है. बाकी का ब्लड वगैरह में होता होगा, मसल्स, ब्लड में. आउट ऑफ दिस 1200 ग्राम वी कैन से 1180 ग्राम कंटेन, 1160 ग्राम कंटेन इन आवर बोन. ठीक है. ब्लड में कितना होता है? 10 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड. डेसीलीटर मतलब 100 ml. डेसीलीटर का मतलब आपको मैंने बताया 100 ml. तो 1 ml में कितना होगा? 1 लीटर में कितना होगा? 100 mg. और 5 लीटर में कितना होगा? 500 mg. तो ह्यूमन बीइंग में हम बोल सकते हैं ब्लड में 500 mg ब्लड होता है. तो ब्लड में देखिए कितना कैल्शियम होता है? 10 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड. इतना कैल्शियम होता है ब्लड में. बच्चों में ज्यादा होता है. ठीक है. अब कैल्शियम आपको पता ही है बोन के इंपॉर्टेंट रोल के लिए, है ना. तो कैल्शियम
बोन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, बोन टीथ, ठीक है। तो कैल्शियम और बोन के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। जैसे मतलब क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन और यहाँ पे डिटोरिएशन भी होता है, नई बोन बनती है ना, ये कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन होना बोन में जरूरी है, ठीक है। कैल्शियम का डिपोजिशन होना, और इससे निकलता है डिटोरिएशन भी होता है, कैल्शियम से रिलीज भी होता है, यहाँ से कैल्शियम आता है, कैल्शियम रिलीज भी होता है बोन से। तो इसमें इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। अगर यहाँ से कैल्शियम का रिलीज ज़्यादा होगा डिपोजिशन से, तो बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी और कैल्शियम की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे क्या होता है, हमारी बोन रिप्लेस होती नहीं बनती रहती, कैल्शियम डिपोजिट होता रहता है, निकलता रहता है। तो इस चीज का इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करके रखता है, याद रखना, इस चीज को कौन मेंटेन करके रखता है, इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम, कि कैल्शियम का बनना और डिपॉजिट होना। बोन में यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम बनते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, जो भी डाइट से हमारे ले रहे हैं, और इधर से कुछ कुछ कैल्शियम निकलते भी जाता है। तो इस चीज को मेंटेन कौन करता है, बैलेंस कौन करके रखता है, विटामिन डी। विटामिन डी और कैल्सीटोनिन, मैंने आपको बताया था ये पिछली क्लास में, कैल्सीटोनिन है ना, कैल्सीटोनिन का इंपॉर्टेंस बताया था। और पेरा थायराइड हार्मोन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पैराथायरॉइड हार्मोन। ये तीनों क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं, कैल्शियम डिपोजिशन और कैल्शियम के रिलीज होने में। बोन में कितना कैल्शियम डिपोजिट होना चाहिए, है ना, और कितना आउटपुट होना चाहिए कैल्शियम का, क्योंकि डिपोजिट होता है तभी तो रिप्लेस होती है ना हमारी बोन वगैरह। क्या है, जो भी बॉडी है वो अपने आप को नया बनाती है एक टाइम बाद, तो ये प्रोसेस होती है। तो इस बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है विटामिन सी, कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन था कैल्शियम के बारे में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस, बेसिक फीचर्स, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द कैल्शियम, फंक्शंस, कैल्शियम के क्या फंक्शंस है, यस, क्या फंक्शंस है, सबसे नॉर्मल आपको पता ही है, फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करता है, कोगुलेशन में करता है, ब्लड कोटिंग वगैरह में, कोगुलेशन में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, एक ये फंक्शन है इसका, ठीक है। और क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हमने देखा था, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, किसका, मसल्स का कंट्रैक्शन, ठीक है। कार्डियक एक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे मसल्स में देखा था हमने, जैसे कार्डियक एक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट है, नर्व ट्रांसमिशन एंड ऑल स्टिमुलेशन, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, सोडियम का, कैल्शियम का, इनका इंपॉर्टेंट रोल है, पोटेशियम का इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स में। मेटाबॉलिज्म ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन, मेटाबॉलिज्म। दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिक इंपल्स, एक इंपॉर्टेंट फीचर्स इसका, लाइट को ये ट्रांसफर करने में, लाइट, जैसे देखो हम जो भी देखते हैं विजन है वो लाइट के फॉर्म, स्क्रीन किसको नहीं सो रहा है, अच्छा स्क्रीन सबको नहीं सो रहा है, कब से बंद हुआ, फंक्शन से, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये स्क्रीन क्यों बंद हो जाता है। चलो आगे,
हम्म। और क्या करता है कैल्शियम? लाइट को कन्वर्ट करता है इम्पल्स में, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में लाइट को कन्वर्ट करता है कैल्शियम। जैसे हम देखो, जो भी हम विजन करते हैं, जो भी हम देखते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, जो लाइट हम करते हैं वो क्या होता है, जो इम्पल्स क्या होता है, स्टिमुलस, वो लाइट के फॉर्म में होता है। बट उसको हम कन्वर्ट करते हैं, हमारा ब्रेन किस में कन्वर्ट करता है उसको, हमें इम्पल्स चाहिए, ब्रेन किस में समझता है, इम्पल्स के फॉर्म में। तो ये क्या होता है, लाइट को इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है कैल्शियम। ठीक है, ये था कैल्शियम के फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस है? फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन, कार्डियक साइकिल, कार्डियक इम्पल्स जनरेट करने में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लोटिंग में, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मिल्क प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में ट्रांसफॉर्मेशन में, और लाइट को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये फंक्शंस है कैल्शियम के। इफ यू टॉक अबाउट द सोर्सेस, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, इतना स्क्रीन शॉट ले लो पहले इतना। For everyone, is it visible now? Okay. Now, sources तो आपको पता ही है। सोर्सेस क्या क्या है? मिल्क प्रोडक्ट, एग, फिश, वाटर, पानी। वाटर में कितना होता है? 200 mg। ठीक है, पर डे के हिसाब से जितना आप पानी पीते हो उसमें 200 mg आपको इनफ मिल जाता है पानी, वाटर। 200 mg कैल्शियम होता है वाटर में। काउ मिल्क, 1 लीटर काउ मिल्क में होता है 1200 mg कैल्शियम। गाय के दूध में 1 लीटर 1200 mg, याद रखना। ठीक है, इसकी अगर आपने आधा लीटर दूध पी लिया गाय का, तो आपका दिन भर का रिक्वायरमेंट हो गया कैल्शियम का, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इज 600 mg पर डे। 600 mg रिक्वायरमेंट है, और मिल्क में आता है 1200 mg। सो हाफ लीटर ऑफ मिल्क इज इनफ फॉर योर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम। ओके, तो यू नीड टू ड्रिंक। और क्या इसके फंक्शन है? ऑब्जॉर्प्शन। इसका ऑब्जॉर्प्शन अगर हम देखें, विजिबल है ना स्क्रीन? कोई दिक्कत? विटामिन डी से कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ठीक है, और किससे कम होता है? विटामिन डी इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जॉर्प्शन को कम करता है। क्या है? प्रेजेंस ऑफ फाइलेट्स। एक मिनट, इसका मेरे ध्यान था, मैं भूल गया फाइलेट्स क्या होता है, देख करके बताता हूँ। फाइलेट्स, फाइलेट्स हाँ, ये नट्स वगैरह में, राइट, वही है। आर द साल्ट्स फाइलिक एसिड मॉलिक्यूल डेट प्लांट स्टोर फॉस्फोरस डेट फाउंड इन मेडिकल जिंक फॉस्फोरस कैल्शियम। इन नट्स वगैरह में पाया जाता है ना? हेलो, फाइलेट्स क्या होता है? ये नट्स वगैरह में पाया जाता है। जैसे हम कुछ ग्राउंड्स वगैरह कुछ खाते हैं ना, जैसे आलमंड वगैरह, तो उसको हम पानी में गला के खाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना उसमें से बाहर निकल जाती है, जैसे रेड कलर का निकलता है हमें, तो वो क्या करती है, डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम करती है, राइट। ऑक्सो ऑक्सलेट एंड फैटी एसिड्स,
ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कैल्शियम। क्या होता है कैल्शियम का पूरा क्या है? हमारे बॉडी में एवरेज 1200 mg कैल्शियम होता है, 1 से 2% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट, उसमें से 98% बोन में होता है। 10 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड फाउंड इन ब्लड। ओके, कैल्शियम के डिपोजिशन बोन में कौन मेंटेन करता है? विटामिन डी, कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉइड हार्मोन। फंक्शन आपको पता ही है, टीथ इन बोन, कार्डियक साइकिल, कोगुलेशन, ब्लड क्लॉट, कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इम्पल्स। डेली रिक्वायरमेंट इज 600 mg। गॉट इट? यस, स्क्रीनशॉट ले लो सब। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। अब छोटे छोटे हैं और इंपॉर्टेंस मतलब इनके रोल बहुत कम कम है। फॉस्फोरस, बाकी सब, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैल्शियम था और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है? ये भी बोन और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की तरफ फॉस्फोरस भी क्या है? बोन एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग में कितना कंटेंट होता है? ये 400 से 700 ग्राम। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस के लिए। इसका कोई खास डेफिशिएंसी डिसीज वगैरह देखने को मिलती नहीं है, और इसका रोल इतना ही है बोन में, बोन और टीथ के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्या है? सोडियम। सोडियम की बात करें हम तो ये बॉडी फ्लूइड्स में होता है, पानी में, बॉडी फ्लूइड्स में, प्लाज्मा में, इनमें सब में हमें देखने को मिलता है। ह्यूमन बीइंग्स में कितना सोडियम होता है? 100 ग्राम सोडियम के आयंस होते हैं, 100 ग्राम। ठीक है, और ये यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। राइट? डिप्लेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉज मस्कुलर क्रैम्प। अगर ये कम हो जाएगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है? क्रैम्प होता है, मस्कुलर क्रैम्प। पानी से अगर ज्यादा सेटिंग हो जाएगी, ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो क्रैम्प देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रैम्प, मस्कुलर क्रैम्प। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है सोडियम की? 5 ग्राम पर डे। मतलब 1 टेबल स्पून से ज्यादा सोडियम खाना नहीं चाहिए हमें, मैक्सिमम है 1 टेबल स्पून, तो बहुत ज्यादा हो गया। 5 ग्राम ओनली। और हम देखें तो सुबह का खाना शाम के खाने में और नाश्ते में मिला के 5 ग्राम हो जाता, तो एडिशनल सोडियम तो खाना ही नहीं चाहिए हमें। अब ज्यादा एक्सेस सोडियम खाने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, लेस सोडियम को क्या बोलेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। 1 मिनट, क्या बोलते हैं इसको? लो सोडियम लेवल, हाइपोनेट्रीमिया। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रीमा, राइट, नेट्रीमिया इसको बोलते हैं, लो सोडियम लेवल। इससे क्या हो सकता है? अगर ब्लड में बहुत ज्यादा प्लाज्मा लेवल हो गया और सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया, तो इसमें आपको क्या हो सकता है? वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है ना। और मतलब कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है अचानक से, मतलब हार्ट काम करना बंद कर दे। ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा वाटर का इंटेक कर लिया, बहुत ज्यादा, मतलब पूरा पेट भर के एकदम बहुत ज्यादा ये वाटर का इंटेक कर लिया, आपकी बॉडी में प्लाज्मा लेवल बहुत ज्यादा हो गया, तो सोडियम की कमी देखने को मिल सकती है ना। तो सोडियम इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और लो सोडियम लेवल इज नॉन एज हाइपोनेट्रीमिया, जिसमें क्या होता है? डिजीनेस, है ना। नॉर्मल सोडियम लेवल आपको अलर्ट करके रखता है। ठीक है, उसमें लेजीनेस आ जाएगी, इनएक्टिवनेस होगी, आपको वॉमिटिंग होगी, कंफ्यूजन से होगा, क्रैम्प होगा, तो ये लो सोडियम के सिम्टम्स हैं, है ना। और हाई सोडियम से क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर आपने 10 ग्राम से ज्यादा, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, ये बॉर्डर लाइन है, इससे ज्यादा अगर आपने सोडियम का इंटेक करा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो जो एज्ड पीपल है
जिनकी एज ज़्यादा है उनको तो सोडियम लेवल बहुत कम करना चाहिए, सॉल्ट का इंटेक बहुत कम करना चाहिए, है ना। अगर हम स्नैक्स का बाहर का कुछ खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट आता है। इफ़ वी आर डूइंग एनी इफ़ यू आर ईटिंग एनी फास्ट फूड तो इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लो सब। नेक्स्ट है पोटेशियम। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम ह्यूमन बींग्स में कितना होता है? 250 ग्राम। 250 ग्राम कंटेंट होता है बॉडी में। ठीक है। इसका काम क्या है? इट इज अ वेसो एक्टिव, इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड सस्टेन मेटाबॉलिक नीड ऑफ टिश्यू। पोटेशियम क्या करता है? एक ये वेसो डायलेटर की तरह भी काम करता है, और क्या करता है? ब्लड की सप्लाई को हेल्प करने के लिए, सप्लाई को प्रोसेस करने के लिए, मतलब लगातार टिश्यूज में ब्लड की सप्लाई जाते रहे, उसको मेंटेन करने के लिए भी सोडियम का इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब सोडियम का लेवल भी बढ़ता है ना। ये वेसोडाइलेटर की तरह काम भी करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और ये सारी चीज़ें बढ़ती है, वैसे सोडियम का लेवल भी बढ़ता है, और ये ब्लड की सप्लाई इनिशिएट करता है मसल्स की तरफ, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑल वेसोडाइलेटर्स। ये जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने आपको बताया था एंडोथेलियल लेयर से सिक्रेट होता है, तो सोडियम भी, पोटेशियम भी एंडोथेलियल सेल से सिक्रेट होता है, रिलीज होता है। एंडोथेलियल सेल्स मतलब जो इनर लाइनिंग होती है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स की जब इनर लाइनिंग देखिए उसको एंडोथेलियल बोलते हैं। टिश्यूज का पार्ट है ये एंडोथेलियल। तो इसमें आप जब हम एक्सरसाइज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड तो सोडियम का सिक्रेशन भी होता है। तो इससे क्या होता है? वेसोडाइलेशन हो जाता है, ब्लड वेसल्स वेसोडाइलेट हो जाती है, और इजीली ब्लड की सप्लाई होती है किसकी तरफ? मसल्स की तरफ। और ये ब्लड प्रेशर को कम भी करता है। पोटेशियम हेल्प टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ठीक है। और अगर देखो डाइट में अगर सोडियम का लेवल ज्यादा है और पोटेशियम का लेवल अगर कम है तो हाइपरटेंशन चांसेस होने के रहते हैं, हाइपरटेंशन। तो क्या होना चाहिए? पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए और सोडियम का लेवल कम होना चाहिए कंपैरेटिवली। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, कार्डियोवास्कुलर एचडीएल और एचडीएल होता है, ऐसा अपोजिट है। सोडियम का लेवल अगर ज़्यादा है और पोटेशियम का कम है तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहेंगे। तो पोटेशियम ज़्यादा होना चाहिए। गुड क्या है हमारे लिए कि पोटेशियम मस्ट बी हाई एज कंपेयर एंड सोडियम मस्ट बी लो। ठीक है। वैसे आइडियल देखा जाए, ठीक है, ये ज़्यादा होने पे नुकसान है, पर आइडियल देखा जाए तो नॉर्मली 1:1 का ही रेशियो मेंटेन करते हैं आइडियल। ये गुड है, दोनों बराबर मात्रा में हो। सोडियम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बीच का ध्यान रखो। पोटेशियम ज़्यादा हो या ना हो, पर सोडियम डाइट में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 1:1 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए दोनों में। ये रेगुलेट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को और इन चीज़ों को। ठीक है। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम वगैरह का मसल्स वगैरह में भी इंपॉर्टेंट रोल है ना। एनर्जी सिस्टम में भी है, ये एनर्जी को ब्रेक डाउन कराने में भी हेल्प करता है। क्रैम्प वगैरह में, मसल्स वगैरह में भी इसका रेगुलेशन है। ये भी बोन में, ये भी बोन का पार्ट है। कंपोजिशन में देखा जाए तो कैल्शियम फॉस्फोरस की तरह मैग्नीशियम भी इज इंपॉर्टेंट। जैसे नी जॉइंट पेन वगैरह होता है तो मैग्नीशियम की कमी वगैरह इनसे भी होता है। मसल्स में पेन भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी देखने को मिलता है ना। तो ये बोन का भी पार्ट है, एज अ पार्ट लाइक कैल्शियम कम मात्रा में होगा। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम भी इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन। ये सारी बॉडी सेल्स में प्रेजेंट है, सेल्स में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बीइंग में कंटेंट होता है ओनली 25 ग्राम। इसमें से आउट ऑफ दिस 50% विल कंटेन इन स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स में 12-13 ग्राम सिर्फ होता है मैग्नीशियम, पर होता है। इट इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसके लिए? मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम। इन दोनों के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो?
कैल्शियम और पोटेशियम के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफिशियंसी डिसीज अगर हम देखें, डिफिशियंसी डिसीज अगर देखें तो क्या होता है, इरिटेबिलिटी, हाइपो रिफ्लेक्सिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपो रिफ्लेक्सिया, इरिटेबिलिटी, राइट। दिस इज रिलेटेड टू मसल्स कंट्रेक्शन, टिटनी, है ना। तो मस्कुलर कंट्रेक्शन को मेंटेन करने के लिए, मसल टोन को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हम लगातार अगर रिफ्लेक्सेशन कर रहे हैं तो अचानक से मूवमेंट होना या मतलब कुछ भी, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा है। हाइपर रिफ्लेक्स से क्या होता है, ओवर एक्टिव रिफ्लेक्स। हाइपर मतलब ज़्यादा जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, अचानक से मूवमेंट करना, ओवर रिएक्ट करना, ओवर एक्टिव, राइट। और हाइपर रिफ्लेक्सिया मतलब लेस एक्टिव, ठीक है। तो हम ज़्यादा मतलब जो उतावलेपन या ज़्यादा एक्टिव होना, ज़्यादा एक्टिवनेस हो जाना है, तो हाइपर और हाइपो रिफ्लेक्सिया, राइट। और क्या हो सकता है इसके प्रॉब्लम, मल एब्जॉर्प्शन सिम्टम्स, मल एब्जॉर्प्शन सिम्टम्स मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आनी आ जाएगी, ठीक है। सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर की डिसीज, लीवर की स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन इन स्वेलिंग, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो दिस आर द डिफिशियंसी डिसीज। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है पर डे, 340 mg पर डे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम, मसल्स वगैरह के इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। स्केलेटल मसल्स में ये 50% होता है आउट ऑफ 25 ग्राम। डिफिशियंसी डिसीजेस आप देख सकते हो, है ना, सारी बॉडी सेल्स में होता है। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आयरन। नेक्स्ट क्या है, आयरन। आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी में कितना होता है, 3 से 4 ग्राम ओनली, ठीक है। उसमें से ये 3 से 4 ग्राम में से 60 to 70% आयरन कहाँ पे होगा, आपको बताओ कहाँ पे होगा ये, आउट ऑफ दिस कहाँ पे मिलेगा ये हमें, ब्लड में, है ना। ब्लड में, होमोग्लोबिन में, ठीक है। हिम होमोग्लोबिन फेरस। तो ये क्या है, आयरन को क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, Fe, फेरस। इसको Fe से डिनोट किया जाता है ना। इसके फंक्शंस क्या क्या है, होमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इन सब में आपको पता ही है। ब्रेन के डेवलपमेंट में, ब्रेन के डेवलपमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। डेवलपमेंट एंड फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है आयरन का, ठीक है। तो भाई पालक वगैरह खाना स्टार्ट कर दो। वो एक आता था ना कार्टून, पोपाय द सेलर मैन, देखा है किसी ने, वो वाला। तो ऐसे पालक इंपॉर्टेंट है पर यार मेस में पालक पनीर बनती तो अच्छी नहीं लगती। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, आयरन का इंपॉर्टेंट रोल है। मसल्स एक्टिविटी, कैटेकोलामाइंस रेगुलेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस मतलब क्या होता है, बताया था मैंने फिजियोलॉजी में। कैटेकोलामाइंस मतलब
यस, अरे कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो पिट्यूटरी से निकलते हैं, ठीक है। देखो कुछ चीजें हैं जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, इनहिबिट आयरन अब्जॉर्प्शन। देखो इसमें शॉकिंग चीजें क्या क्या है बताओ। एक तो मिल्क है, मिल्क, एग, टी, फॉस्फेट, इनसे क्या होगा, आयरन का अब्जॉर्प्शन कम होगा। तो अगर डाइट वाइट में हम खा रहे कुछ आयरन की चीज़ें तो इसके आसपास नहीं खाए, मतलब अगर मिल्क पी रहे हो तो उसके बाद नहीं, है ना। और चाय से भी आयरन का अब्जॉर्प्शन कम होता है। और कुछ चीज़ें जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है, उसमें आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन, विटामिन सी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से गायब होने वाला है। हो गया गायब। आयरन लॉस ब्लड के थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू होता है, स्वेट के थ्रू होता है। अरे फोन आ रहा है। ब्लड के थ्रू होता है, स्वेटिंग के थ्रू, है ना। इसके थ्रू ब्लड इनका लॉस हो सकता है। इसकी डिफिशियंसी डिसीज क्या होगी, डिफिशियंसी से क्या होता है आयरन की, कंसंट्रेशन में कमी आना, हाँ वो भी है, कंसंट्रेशन में कमी आना, ठीक है। एनीमिया, आयरन की कमी हो सकती है, एनीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया, एनीमिया, अरे ये बार बार कॉल करे जा, एनीमिया, एनीमिया होती है आयरन की कमी से। इन्फेक्शन में प्रॉब्लम होती है, रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन, मतलब जैसे आयरन की कमी रहेगी तो इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा रहेंगे, रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन कम हो जाएगा। आपको याद रखना कौन कौन सी और एलिमेंट्स है जो इन्फेक्शन के थे, इन्फेक्शन से लड़ते थे विटामिन में, याद रखना। जब लास्ट में क्या है, कुछ जो कॉमन चीजें दिखे ना आपको, जैसे मैंने इन्फेक्शन की बात करा, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन या एंटी इन्फेक्टिव, तो लास्ट में लिख लिया करो, कंबाइन कर लिया करो इन्फॉर्मेशन को। इन्फेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्फेक्शन कम करने के लिए जैसे कौन सा विटामिन हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें कंबाइन करके पढ़ा करो, ठीक है। जस्ट 1 मिनट है, चलो। कंसंट्रेशन, इन्फेक्शन में कमी, इम्यूनिटी कम होना, यार सीधी सी बात है, इम्यूनिटी कम हो जाती है अगर आयरन की कमी है तो, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, अब इसकी रिक्वायरमेंट बहुत वेरी करती है। मेन के लिए चाहिए 0.84 mg पर डे, मेन के लिए। फीमेल के लिए चाहिए 1.6 mg पर डे, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए चाहिए 2.80 mg पर डे, समझ रहे हो। मेल के लिए ओनली 0.84, फीमेल के लिए 1.65 और प्रेग्नेंट फीमेल के लिए 2.80। गॉट इट। तो ये था आयरन के बारे में। आयरन के बारे में अगर हम देखें तो 60 से 70%, 3 से 4 ग्राम होता है हमारी बॉडी में, उसमें से 60 से 70% हमारी बॉडी में से आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। इसका इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है, राइट। एक और चीज़ है, टेम्परेचर को रेगुलेशन करने के लिए भी होता है, मसल्स एक्टिविटी, कैटेकोलाबाइसिस के मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना। ये नॉर्मली हमें लिवर, मीट, फिश, वेजिटेबल ओरिजिन फूड से मिल जाता है। लिवर, मीट, फिश नॉन वेज में, और वेजिटेबल से वेज में। आयरन का अब्जॉर्प्शन मिल्क, एग, टी और फॉस्फेट से आयरन का अब्जॉर्प्शन कम होता है बॉडी में। एस्कॉर्बिक एसिड से आयरन का अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। जिसको आयरन की कमी है वो चाय पीना कम कर दे, ठीक है।
दूध पीना थोड़ा सा, जब आयरन का फूड खाए उस टाइम पे ना खाएं, टाइम डिले करें। आयरन का लॉस ब्लड यूरिन से हो सकता है, डिफिशियंसी से कंसंट्रेशन कम होगा, होमोग्लोबिन सिंथेसिस में प्रॉब्लम होगी, होमोग्लोबिन एनीमिया हो सकता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया, रेसिस्टेंट टू इन्फेक्टिव इम्यूनिटी कम हो जाएगी। रिक्वायरमेंट 0.4 mg फॉर मेल, 1.65 mg फॉर फीमेल एंड प्रेग्नेंट के लिए और ज़्यादा। क्लियर है? नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन। अभी आपको बताइए गोइटर फेमस हार्मोन, एग्जाम में इसको इतना फेमस बना दिया ना, टीजीटी पीजीटी में कोई जबरदस्ती पूछा ही करते हैं। T4 T3 दो टाइप के हार्मोन होते हैं आयोडीन के। सॉरी एक मिनट। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, और ये दो टाइप के हार्मोन है, T4 T3। T4 वाले को क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। और ये क्या है? ट्राई आइडो थायरोक्सिन। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ह्यूमन बीइंग में थायराइड हार्मोन कितना कंटेंट होता है? कितना कंटेंट होता है? 50 mg, 50 mg आयोडीन होता है ह्यूमन बींग्स में। उसमें से ब्लड में कितना होता है? ब्लड में होता है 8 से लेके 12 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। मतलब आधा ज्यादा ब्लड में ही रहता है क्या? 80 85 45, मतलब मेजोरिटी ऑफ ब्लड आयोडीन कंटेन इन द ब्लड। ये डेटा दिया हुआ है इस हिसाब से। सोर्सेस आयोडीन, मेरे मुंह से आयरन निकल रहा है, आयोडीन। सी फूड, सी फूड में काफ़ी अच्छा होता है इसमें आयोडीन। सी फिश, सी सॉल्ट, सॉल्ट से भी मिलता है और सी फिश से भी मिलता है। मेनली सी से जो भी प्रोडक्ट है, सी के प्रोडक्ट है ना, उनसे मिलता है आयोडीन। सी सॉल्ट हो गया, सॉल्ट से भी मिलता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 150 mg पर डे रिक्वायरमेंट है। प्रेग्नेंट के लिए ज्यादा है, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए 250 mg। प्रेग्नेंट फीमेल के लिए 250 mg। इसकी डिफिशियंसी डिसीज कौन सी है? और एक और है, हाँ मतलब वो ग्वाइटर की वजह से होता है ना। एक तो ग्वाइटर हो गया, हाँ हाँ थायराइड, ग्वाइटर और ये सब एक ही कंडीशन, थायराइडिज्म। ओके, एक है क्रेटिनिस, क्रेटाइनिस। इसमें क्या होता है? ये सिंड्रोम है एक। इसमें क्या होता है? मेंटल इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती इसमें। मेंटल एंड फिजिकल इम्पेयरमेंट, डेवलपमेंट में कमी आना आयरन की वजह से, डेवलपमेंट में इम्पेयरमेंट। ठीक है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में इम्पेयरमेंट आना, डेवलपमेंट में रुकना बिकॉज ऑफ दिस इनसफिशियंट आयोडीन। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म या क्रेटिनिज्म। ठीक है, ऐसे नॉर्मली इम्पेयर तो बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। जो आयरन की वजह से इम्पेयरमेंट होता है, जो आयरन की वजह से डिफिशियंट मतलब ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। याद रखना ये टर्म। गॉट इट?
तो क्या है आयोडीन, क्या है? मेरे मुंह से अगर आयरन निकले तो उसको आयोडीन से रिप्लेस कर देना यार, ये बार बार मेरे मुंह से आयरन क्यों निकल रहा है? सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन है ना, कंटेन 50 mg, सी फूड में मेनली सोर्सेस है, 150 mg चाहिए पर डे, प्रेग्नेंट फीमेल को चाहिए 250 mg, और गोइटर और क्रेटिनिस, ठीक है, गोइटर मतलब स्वेलिंग ऑफ योर थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड, ये हो गया। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन भी देखो हमारे तीत के लिए और बोन के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसिस, तीत फ्लोरोसिस आपने सुना होगा, प्रॉब्लम पानी की वजह से, है ना। तो ये 96% बॉडी का जो फ्लोरीन है वो बोन और इसमें मिलता है। 96% ऑफ बॉडी टोटल फ्लोरीन कंटेन इन द बोन एंड टीथ। इसका रोल क्या है? मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड फॉर्मेशन ऑफ डेंटल इनेमल। फॉर्मेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ डेंटल इनेमल। क्या होता है इनेमल? मतलब जो लेयर होती है दांत टीथ के ऊपर जो लेयर होती है उसको इनेमल बोलते हैं। इनेमल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वो फ्लोरीन से फॉर्मेशन होता है उसका। जो आउटर मोस्ट लेयर है जो टीथ की उसको इनेमल बोलते हैं, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड इसको बोलते हैं इनेमल, जो कि फ्लोरीन की हेल्प से होती है, ठीक है। इसके सोर्सेस अगर देखें, सोर्सेस क्या है? वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका, 0.5 mg होता है पर लीटर ऑफ वाटर में। और एक और सोर्सेस क्या है? फूड। कौन सा फूड? सी फूड, चीज एंड टी, ठीक है, ये मेन सोर्सेज है फ्लोरीन के। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी डिसीज क्या होगा इसमें? देखो अब फ्लोरीन की गड़बड़ दोनों है, ज्यादा होने से भी दिक्कत है, कम होने से भी दिक्कत है। ये 2H सॉर्ट है दोनों साइड। अगर एक्सेस फ्लोरीन ले लिया, एक्सेस अमाउंट में ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? डेंटल फ्लोरोसिस, डेंटल एंड स्केलेटल फ्लोराइसिस, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस। अगर वाटर में कंटेंट ज़्यादा है, कई बार आपको पानी के आसपास दिखेगा, पानी में जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, हार्ड वाटर होता है कई बार, तो उसमें क्या होता है? फ्लोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जैसे तीत में दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती है ना, पीले पीले हो जाते दांत, येलो येलो हो जाती लेयर टीथ में, तो वो फ्लोरोसिस के कारण हो सकता है कि भाई पानी में अगर फ्लोराइन ज़्यादा हो। अब जैसे हम क्या करते हैं, तवे को भी नहीं खाते, सुपारी भी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, फिर भी किसी किसी के, कई सारे लोगों के किसी की क्या टीथ येलो हो जाते हैं, तो उसका वन ऑफ द रीजन इज फ्लोरोसिस। गॉट इट? एक और है, अगर डिफिशियंसी होती है फ्लोरीन की तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसमें सबसे अच्छा पानी रहता है नदी का, फ्लोइंग वाटर। क्या रहता है इसमें? डेंटल केरीज, मतलब टाइनिंग होल, ओपनिंग कैविटीज, ये होता है डेंटल केरीज। छोटा मोटा छेद वेद हो जाना या फिर उसकी जो डेंसिटी कम हो जाना, है ना, इसको बोलते हैं डेंटल केरीज, टाइनी होल टाइप का। पिक्चर में देख सकते हो आप, डायग्राम में खोल के, है ना, स्पोर हो जाना, पोर हो जाना, माइक्रो पोर, टीथ की डेंसिटी कम होकर पोर हो जाना, उसको बोलते हैं डेंटल केरीज। तो ज़्यादा भी लेने से प्रॉब्लम है, कम लेने से भी प्रॉब्लम है ना। ये दोनों साइड तलवार की नोक है, किधर की साइड भी ज़्यादा भी नहीं ले सकते, कम भी नहीं ले सकते। इसकी रिक्वायरमेंट देख लो आप, ज़्यादा कम के हिसाब से 0.5 to 0.8 mg पर लीटर ऑफ ब्लड।
पर लीटर क्या, वाटर के हिसाब से कंटेन होना चाहिए इसका शायद, आई थिंक ऐसा है। ठीक है, तो फ्लोरिसिस, थीथ फ्लोरिसिस बोन की इंपॉर्टेंट है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन के लिए जरूरी है ना, पानी में मिलता है हमें ये। क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है जिंक, लास्ट मिनरल आज का, जिंक। दिस इज द लास्ट मिनरल ऑफ टुडेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ, ये 300 से ज्यादा एग्जाम एंजाइम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ मोर देन 300 एंजाइम्स। ठीक है, 300 से ज्यादा एंजाइम्स बनाने के लिए इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका और क्या रोल है, मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना, आपने देखा होगा एनर्जी सिस्टम में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इम्यूनिटी फंक्शन, देखो एक कोविड के टाइम पे एक जिम्सी नाम की मेडिसिन चली थी, जिम्सी ऐसा कुछ था, है ना, तो जिंक की मेडिसिन देते थे ताकि इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो जिंक का डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिंक का। इसका कंटेंट ह्यूमन बॉडी में कंटेंट 1.4 से लेके 2.3 ग्राम होता है। ठीक है, अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, ग्रोथ फेलियर। सेक्सुअल इंफेटिलिज्म, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इंफेटिलिज्म। लीवर डिसीज, पेरिनिसियस, और कौन से विटामिन B12 से भी होता है ना, पेरिनिसियस एनीमिया। एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अलग है, वो विटामिन B9 या ऐसा कुछ होता है, और एक है पेरिनिसियस एनीमिया, ये याद रखना। अब एनीमिया के अलग अलग टाइप है, एग्जाम में आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिनिसियस एनीमिया। तो स्पेसिफिकली ये पूछा गया एग्जाम, पेरिनिसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, और इसकी वजह से भी होता है, जिंक की वजह से भी, है ना। एक और क्या है, थैलेसमिया क्या था, ब्लड रिलेटेड होगा कुछ, एक मिनट, थैलेसमिया इसका था यार ध्यान में, ब्लड रिलेटेड कुछ होगा प्रॉब्लम किसी को, हाँ ब्लड, राइट, इट्स रिलेटेड टू ब्लड। इसमें क्या होता है कि ब्लड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है, ब्लड की सेल है ना आरबीसी, ये इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता अच्छे से, इसमें स्ट्रक्चर चेंज होता है आरबीसी का। थैलेसीमिया में क्या होता है, आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और उससे क्या होता है, इनएबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन बाइंडिंग में प्रॉब्लम होती है। एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स लीड टू एनीमिया। तो थैलेमेसिया से भी एनीमिया होता है। इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण भी एनीमिया की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे गूगल पे, एनीमिया थैलेसीमिया खोलोगे तो इसमें आपको जो कर्व टाइप की सेल्स होती है, राउंडेड हमारी ओवल टाइप की आरबीसी, पर वो स्ट्रक्चर उसका बिगड़ जाता है, तो ये थैलेसीमिया है ना। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फटीक होती है ना। अब आपको पता ही है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी या फिर एनीमिया होगा तो क्या होगा, स्लो ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, हार्ट रेट, पेल स्किन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फर्दर ये अलग डिसीज हो गई। फिर एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की तरह काम करते हैं ये, क्या बोलते हैं ये, विटामिन और जिंक। इसकी रिक्वायरमेंट 12 mg पर डे, फीमेल के लिए 10 mg। तो ये थे हमारे टोटल सारे, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी हम आते
एक्स्ट्रा 10 मिनट के अंदर फास्ट की पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट के हिसाब से देखते हैं अभी। स्क्रीनशॉट लेते जाना जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं हमारा बहुत टाइम का इकट्ठा किया हुआ माल। सी फ्रॉम द बिगनिंग देखते हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने पढ़ ली है वो छोड़ देना। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। ये नीचे क्यों आ रहा है बार बार? एक ही जगह पे टिक ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, चलो। विटामिन ए की कमी की वजह से जेरोथेलमिया, ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? स्कर्वी बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। या सबको जो नॉर्मल सी चीज़ें उसको मैं फटाफट करते बोलते जाता हूँ। विटामिन डी रिकेट एमसीक्यू से मेज दो कॉलम टाइप के। विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है? डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन। इट वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम। अब प्रोथ्रोम्बिन की वजह से क्या होता है? कमी की वजह से ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में इंपॉर्टेंट रोल है प्रोथ्रोम्बिन का। तो विटामिन के की वजह से डायरेक्टली ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, डायरेक्टली वो प्रोथ्रोम्बिन को कम कर देता है। क्लियर है ना? आपको मैंने बताया था जेरोथेलमिया में क्या होता है? ड्राई आईज है। जेरोथेलमिया हम बोलते हैं, क्या होता है जेरोथेलमिया? बार बार बोलते हैं जेरोथेलमिया। इसमें क्या होता है कि टीयर्स प्रोडक्शन नहीं होते, टीयर्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, विजन में प्रॉब्लम आती है नाइट में, और ड्राई आईज हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ टीयर्स। गॉट इट? स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, दांतों के आसपास से क्या होता है, जो गम्स होते हैं उसमें से ब्लीड होना, टीथ डिले हो जाना, लूज हो जाना, स्किन में ब्लीडिंग, जॉइंट पेन और वीकनेस। विटामिन सी डेवलपमेंट, ग्रोथ, हीलिंग ऑफ स्किन, बोन, कनेक्शन टिश्यू, मेंटेन टीथ, गम, हेल्प इन आयरन अब्जॉर्प्शन। ये सभी पता है हमें। इसकी रिक्वायरमेंट 75 mg। और ये अब देखो रिक्वायरमेंट आपको ±5-10 कई जगह देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा अपनी सोच बूझ का इस्तेमाल करते हुए मार्क करना है, या सोर्सेज में कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है। रिकेट्स सॉफ्टनिंग ऑफ बोन एंड वीकनिंग ऑफ बोन होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होता है, और फॉस्फोरस और कैल्शियम के लेवल की कमी होने की वजह से भी होता है। मतलब विटामिन डी अगर कम होगा तो फॉस्फोरस और कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली उसकी वजह से रिकेट हो जाएगा। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम थायमिन है, डिफिशियंसी डिसीज बेरीबेरी। विटामिन डी की डिफिशियंसी डिसीज ग्लोसिटिस, आपको बताई थी मैंने। विटामिन बी3 पेलेग्रा। B12 it was asked in the exam, pernicious anemia, not megaplastic, not anemia, it is specifically pernicious anemia। ठीक है, ये आपको बता दिया बेरी बेरी मैंने। कार्ब्स रिकमेंडेड शॉर्ट स्प्रिंट, अगर इंटेंसिटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि 1 मिनट से कम है, हाई इंटेंस एक्सरसाइज जो 1 मिनट से कम है, उसके लिए रिक्वायरमेंट कितना है? 5 से 7 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ये रिक्वायरमेंट है कार्ब्स की। ठीक है। विटामिन ई एर्गोजेनिक एड्स की तरह इस्तेमाल होता है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए। फैटी एसिड, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन, ये सब पता है, नॉर्मल सी चीजें। देखो मैंने आपको बताया था सेल्यूलोस, रफेज, फाइबर। रफेज, रफेज का मतलब आपको बताया था, एक प्रोवाइड करता है सॉलिडिटी, सेटिस्फेक्शन की खाने में, रफेज है ना। सेल्यूलोस, फाइबर्स, ये सब क्या है? रफेज है। प्रोटेक्टिव विटामिन, बॉडी बिल्डिंग, ये सब चीजें पता है। विच फूड, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट,
इट वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम यूजीसी नेट. एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई याद है, हमने देखा था विटामिन सी. ठीक है, और क्या एक्स्ट्रा क्या है, फ्रेंड्स और कैरोटोनाइट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह है. कैरोटोनाइट्स क्या होता है, जो येलो कलर के पिगमेंटेशन होते हैं फ्रूट्स में, प्लांट में, एल्गी में, जो हमें कलर देते हैं ना, प्लांट को कलर देते हैं, उसको कैरोटोनाइट्स बोलते हैं. पिगमेंटेशन, ऑर्गेनिक पिगमेंट प्रोड्यूस बाय प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, जो कलर देते हैं फ्रूट्स को. ये स्टोर होता है फैटी टिश्यूज में, एनिमल में, और ये अब्जॉर्प्शन इंप्रूव विथ फैट इन मेल. खाने में अगर फैट लेंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, इसलिए घी लगा के खाया करो रोटी. ठीक है, तो ये क्या एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं. वापस से वही चीजें, विटामिन डी ऑस्ट्रेलेशिया, मिनरल्स रेगुलेशन के लिए, इसमें ग्लिसरॉल पर, ये लिपिड कैसे बना था, ग्लिसरॉल पर फ्री फैटी एसिड. गोइटर विटामिन डी, पेरिसिन विटामिन डी, कोशिकर प्रोटीन, बेरी बेरी थायमिन, नियासिन फाउंड इन टमेटो और सीरियल्स में. विटामिन बी किस में मिलता है, टमेटो और सेरियल्स, क्या बोलते हैं इसको पढ़ते क्या, सेरियल्स पढ़ते ना, केरल सीरियल्स वटेवर. ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रॉम हायर टू लोअर. अब आपको मैंने बताया था क्या होता है, एप्पल, फ्रक्टोज, कैरोट, बनाना. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, कॉर्नफ्लेक्स. ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 100 प्योर, क्योंकि तुरंत एनर्जी देती है वो, तुरंत हमारा ब्लड का लेवल बढ़ाता है ग्लूकोज का. ठीक है, और क्या इसमें, एक मिनट थोड़ा सा ब्लर हो गया है. डायबिटीज, ग्लूसोरिया, एर्थ्रोस्क्लेरोसिस, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया. हाइपर कोलेस्ट्रोमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, उसकी वजह से एर्थ्रोस्क्लेरोसिस होता है. मेथड टू डिटेक्ट प्रोटीन एनर्जी malnutrition, PEM, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, अ फॉस्फेटाइड विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल फैट, लेसिथिन. अ फॉस्फेटाइड विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल फैट. लेसिथिन का नाम सुना है हमने कि नहीं सुना, सुना है. डायबिटीज के लिए इंसुलिन. हैबिट फॉर्मिंग, कोकिंग की तरह काम करता है एंडोरेंस रनिंग में. एंडोरेंस रनिंग एक मतलब रनिंग करने के बाद में क्या होता है, एक जो प्लेजर मिलता है वो कोकिंग जैसा होता है. पिट्यूटरी हार्मोन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ एंडोजीनियस कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन द ब्लड, ACTH. Pituitary hormone which increase the level of endogenous corticosteroid in the blood, ACTH. Retinol, hyperkeratosis. ठीक है, थायमिन, वर्निक्स, क्या है, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ब्रेन मेमोरी डिसऑर्डर. राइट. पैंथोनिक एसिड, पैरेस्थेसिया. बायोटिन की कमी की वजह से क्या होता है, डर्मेटाइटिस, हेयर की प्रॉब्लम. फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, देख लेना कौन सा विटामिन है, फॉलिक एसिड कौन सा होता है बताओ, B9. और बायोटिन B7 की B9, कंफर्म करो. B9 होता होगा शायद. मेरे को 9 लग रहा है यार. अरे तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो यार, अभी से बताओ. माइंड में ये चीज जीवान पे होनी चाहिए चीजें. एग्जाम में तो कंफ्यूजन होगा ना, A7 या 9-7 या 9-7 या. ठीक है ठीक है,
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, फोलिक एसिड से होता है। अब याद रखना 12 की वजह से क्या होता, कौन सा एनीमिया था, B12 पेरिसिनियस, पेरिसिनियस प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार, पेरिसिनियस पेरिसिनियस क्या क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। तो फॉलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिनाइलक्लोनिन, ब्लीडिंग डायथिसिस। देखो अभी इसमें क्या है कि बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलती है कई बार, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक दो चीज़ें हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। मेडिकल इज़ वेरी वास्ट, वेरी वेरी वास्ट। तो जो हमारे एरिया में है न्यूट्रिशन से डिसीज वो कवर करने की कोशिश करो, बाकी कुछ कुछ MCQ से देखो और उसमें सर्च करो, ये एक तरीका है टू कवर मैक्सिमम थिंग्स। विटामिन साइंटिफिक नेम, दिस इज ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसेंशियल अमीनो एसिड, सिस्टीन, आइसोलिसिन, ल्यूसिन, मेथिओनिन, फिनाइलक्लोलिन, थ्रेरोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। ये प्रोटीन हमने पढ़ लिया था, ये विटामिन पढ़ लिए थे हमने। और देखते हैं क्या आगे, फेट पढ़ लिया था हमने, विटामिन डी पढ़ लिया, के ग्रुप ऑफ विटामिन पढ़ लिए, मिनरल्स जो नहीं पढ़ा मैं उस पर आऊँगा, है ना। या कुछ एक्स्ट्रा हो तो, हाँ इधर है, यहाँ से वापस से देखो। और एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या है, विटामिन ए, सी, बी, सेलेनियम, कैफिक, फेरिक, गैलिक, ये और एंटीऑक्सीडेंट है। इन्फ्लुएंजा के इंक्यूबेशन पीरियड 103 दिन है, डिप्थेरिया का 2 से 6 दिन है, टाइफाइड का 1 से 2 वीक है, हेपेटाइटिस का देखो 3 से 180 दिन है, और मियास्लेस का 10 से 12 डेज, 14 डेज है, ठीक है। पता नहीं यार, मैंने तो सुना नहीं। कौन सी होती है, जनवन और अच्छा ऐसा, ओके। वाटर ब्रॉन डिसीजेस, प्रोटोजुआल, साइक्लोप्स, वायरल, बैक्टीरियल, ये सब पैथोजेंस है। तो प्रोटोजुआल से कौन सी डिसीज होती है, ग्रीडासियासिस, ग्री गिर ग्री गिरेडियासिस, ग्रेडियासिस, समझ गए, हाँ ठीक है। डायरिया, गैस, स्टमक पेन और डिहाइड्रेशन होता है इसमें। साइक्लोप्स, गुनिया, वर्म, वायरल, पोलियोमिलाइटिस, बैक्टीरियल, कोलेरा। तो ये वाटर ब्रॉन डिसीज है सारी, ठीक है। कुछ कुछ होती है ना फिजिकल टेस्ट से होती है, कुछ सोर्सेज अलग अलग फैलने के तरीके हैं, कुछ मॉस्किटो से होती है, इंसेक्ट से होती है, वेक्टर, कुछ वेक्टर ब्रॉन होती है, जैसे मॉस्किटो और मलेरिया वगैरह क्या है, ये मच्छर से मॉस्किटो से फैलती है, तो ये वेक्टर हो गई। वेक्टर मतलब क्या होता है, जो डिसीज को फैलाता है, एजेंट, एनी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इबोला के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो, जिका वायरस, वेस्टर्न नील वायरस, पर्टिसिस, ये इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था पहले ही। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब पढ़ा दिया था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अल्फा लिनिक रिक्वायरमेंट आपको देख सकते हो, ओमेगा 3 6 फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट, ये हमने पढ़ लिया था, शायद पढ़ लिया था ना ये, हाँ चलो। ये 14 टाइप्स ऑफ विटामिन हमारी बॉडी में होते हैं, फेट सॉल्युबल, स्टोर इन द बॉडी, रिकमेंडेड टू राइट, ये तो कुछ खास नहीं है। मिनरल्स,
मेजर कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। 1 कप मिल्क में होता है 300 mg कैल्शियम। आयरन 8 mg पर डे चाहिए प्रेग्नेंट को, 18 mg। सोर्सेस रेड मीट और एग एक्सीलेंट सोर्स है आयरन का, रेड मीट और एग, और पालक भी है। ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एनर्जी प्रोडक्शन देखो मैंने इसको गैदर किया है सारी चीजें मिला के, जैसे अलग जैसे हमने फंक्शंस देखे थे विटामिन के हिसाब से, अब ये फंक्शंस के हिसाब से विटामिन देखेंगे कि ये फंक्शंस ये विटामिन करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म में कौन सा विटामिन है? B1, B2, B3, B6, B5। अब पर इसमें B1 और B2 कोएंजाइम की तरह काम करते हैं स्पेसिफिक। B6 प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी तो जनरल है ही है। तो एनर्जी प्रोडक्शन में B1, B2, B3, B6 और B5 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट B1 और B2 कोएंजाइम में स्पेसिफिक है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। और B6 स्पेसिफिकली प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म और अब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखो। आरबीसी फॉर्मेशन के लिए B6 और B12, ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए B6 और B12, और पोटेशियम ब्लड कोटिंग के लिए। कोएंजाइम सिंथेसिस के लिए न्यूक्लिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, B9 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है B9, और B12 में भी, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम याद रखना कौन सा, B9 और B12। फैटी एसिड और ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए B7, फैटी एसिड और ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए B7 विटामिन इज इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी और सिग्नल के लिए कोलिन, सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी और सिग्नल के लिए कोलिन। नर्व ट्रांसमिशन के लिए भी कोलिन इंपॉर्टेंट है। बोन और टीथ के लिए विटामिन सी, विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट, बाकी आपको पता ही है। फ्लोरीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम ये भी इंपॉर्टेंट है, और मैग्नीशियम लिटिल बिट। कैपिलरीज के लिए, कैपिलरीज के मेंटेनेंस के लिए और फंक्शन के लिए विटामिन सी याद रखना, कैपिलरीज के मेंटेनेंस के लिए और उसके लिए फंक्शन के लिए विटामिन सी। स्किन के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए विटामिन ए, यहां पे स्किन के लिए विटामिन ई भी आ सकता है, स्किन के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए विटामिन ए। क्लियर है, याद रहेगा ये, इसके फंक्शन के बेसिस के हिसाब से इसके ये इंपॉर्टेंट विटामिन है। स्क्रीनशॉट ले ली सबने? फैट, ये वाटर फॉर एथलीट, पानी की अगर हम बात करें मिनिमम 5 से 7 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। ml, अरे नहीं यार इतना तो कम नहीं है। ये ml नहीं है, आधा लीटर पानी पीना चाहिए हर 0.5 पाउंड ऑफ वेट लॉस के ऊपर, ठीक है। अब सपोज आपने वजन तोला एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद में, तो आपका सपोज 1 पाउंड का वेट लॉस हुआ, तो आप कितना पियोगे? 1 लीटर ऑफ वाटर नॉर्मली। ये फैट का हमने देख लिया था। एक नॉन विजिबल फैट होता है, इनविजिबल फैट, जो बहुत कम मात्रा में फैट होता है, जैसे राइस में 3% होता है, वीट में भी होता है 3% होता है बस, ज्वार में 4% होता है, बाजरा में 6.5% होता है, इसको इनविजिबल फैट बोलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। विजिबल फैट तो आपको पता ही है, जो नेकेड आई से दिख जाता है, घी, ऑयल, मिल्क। एग में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, लिनोलिक एसिड होता है, अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, DHA होता है। फिश में लेस फैट होता है और गुड होता है,
पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है फिश में, तो इट इज़ वेरी गुड फिश। एनिमल फैट में कोलेस्ट्रॉल होता है हाई सैचुरेटेड फैट होता है और ट्रांस फैट भी होता है, ठीक है। और लीन मीट होता है, जो लीन मीट होता है विदाउट फैट वाला लीन मीट, उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जो पोल्ट्री मीट होता है, पोल्ट्री जो आर्टिफिशियली बनाया जाता, मतलब इंजेक्शन वगैरह देके पोल्ट्री मीट होता है ना, जो पोल्ट्री फार्म हाउस में होता है वो, उसमें लेस फैट होता है एंड कोलेस्ट्रॉल होता है, बट हाई पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके हिसाब से हाइब्रिड करके बनाया गया वो। वेजिटेबल ऑयल इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, स्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी ऑफ सेल, मेम्ब्रेन, प्लेटलेट, एडेनिनेस, रिच इन प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिनस। कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट क्या है? मेम्ब्रेन के लिए, नर्व के लिए, स्टेरॉइड हार्मोन के लिए और बाइल एसिड के लिए कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हमारे सेक्स हार्मोन के लिए भी और कई सारे हार्मोन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट फैट है। ये WHO की रिकमेंडेंट है कि टोटल फैट हमारा 15 से 30% तक होना चाहिए। सेचुरेटेड फैट होना चाहिए लेस देन 10%। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए 6 to 10%। ओमेगा 6 फैटी एसिड 5 to 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड 1 to 2%। ट्रांस फैट मस्ट बी लेस देन 1%। ट्रांस फैट सबसे कम होना चाहिए, सबसे खतरनाक होता है, बेकार होता है। कोलेस्ट्रॉल 300 mg पर डे के हिसाब से कम, ठीक है। तो ये था हमारा फाइबर का बेनिफिट है, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम भी करता है। It is all about nutrition. Let me stop the recording, then we will discuss. Thank you for watching this person.